स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम अधिगम के पार्ट 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व पार्ट 6 में हमने अध्ययन किया था मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए SR सिद्धांत का, जिसमें थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा S और R में एक डीप कनेक्शन के बारे में बात की गई थी कि S और R में एक घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है जब हम बार बार उस क्रिया को दोहराते हैं। आज का सिद्धांत जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा S पर, यानी आज के सिद्धांत में S को विशेष महत्व दिया गया है। इस आधार पर इस सिद्धांत को टाइप S के नाम से भी जाना जाता है और कहा गया कि अधिगमकर्ता को यदि आपको राइट रिस्पॉन्स सिखाना है या नेचुरल रिस्पॉन्स सिखाना है तो यह बहुत ही आवश्यक है कि S को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए या स्ट्रॉन्ग स्वरूप में प्रेषित किया जाए। तो इसीलिए आज हम S के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का संबंध देखेंगे R के साथ में। तो आइए अध्ययन करते हैं आज के सिद्धांत का। आज का सिद्धांत पैवलोव महोदय के द्वारा दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। पैवलोव महोदय का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पैवलोव है। ये फिजियोलॉजिस्ट थे और इनके द्वारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर विशेष रूप से अध्ययन कार्य किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे और इसलिए ये 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। अपने इस कार्य के दौरान इन्होंने सलाइवा बॉन्डिंग की एक इवेंट पर या हम कहें घटना का इन्होंने अध्ययन किया। अलार्मे अनुबंधन की घटना इसे कहा जाता है, जिससे कि एक सीखने का सिद्धांत डेवलप हुआ, जिसे कि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनके सिद्धांत को अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। टाइप S थ्योरी, जो मैं शुरुआत में ही कह चुकी हूँ कि S पर इन्होंने विशेष बल दिया है। अनुबंधित सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। अनुबंधन प्रत्यावर्तन के नाम से, यानी कि चेंज जब किया जाता है बॉन्ड को, उसके नाम से भी जानते हैं। और एंड ऑफ ऑल इसे व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं इन सारे नामों में कॉमन आ रहा है अनुबंधित, अनुबंधन, अनुबंधित, अनुबंधन। यहाँ अनुबंधन से संबंध है बॉन्ड से, यानी S और R के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग की जाए, S की R के साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग की जाए कि रिस्पॉन्स व्यक्ति वही देना सीख जाए जो हम उसको करवाना चाहते हैं या हम जो उससे अपेक्षा करते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि S इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि हम वही क्रिया अधिगमकर्ता को करने के लिए प्रेरित कर सकें जो हम चाहते हैं। ये उसके व्यवहार में होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमें अधिगमकर्ता को S को इतना स्ट्रॉन्ग प्रस्तुत करना है या इतना स्ट्रॉन्गली उसे देना है कि वो वही रिस्पॉन्स दे जो हम उसे करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए इनके सिद्धांत में बॉन्ड की बात की जा रही है कि इनके बीच में एक घनिष्ठ बॉन्ड होना चाहिए और इस बॉन्ड को बांधने का कार्य S में करने का कार्य करता है आपका अननेचुरल स्टिमुलस, कहें हम उसे अननेचुरल स्टिमुलस, या इसी को कहा जाता है कंडीशनिंग स्टिमुलस। तो यहाँ पैवलोव महोदय के सिद्धांत में नेचुरल स्टिमुलस, जिसे कि हम कह सकते हैं अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी दो तरीके के स्टिमुलस की बात हो रही है। पहला स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस है कि जिसको जब दिया जाएगा तो नेचुरल वे में जब उसे प्रोवाइड किया जा रहा है तो रिस्पॉन्स भी कैसा होगा? नेचुरल होगा। किंतु दूसरा स्टिमुलस जब दिया जा रहा है तो दूसरा स्टिमुलस क्रिएट किया जा रहा है, उसी की तरह बिल्कुल जैसे नेचुरल है।
जब उसे क्रिएट किया जा रहा है, तो जब उसके क्रिएशन के साथ में नेचुरल स्टिमुलस का भी कुछ अंश या उसको रिइंफोर्समेंट के रूप में प्रेषित किया जा रहा है, तो सीखने वाला बार बार जब यह देखता है कि ये चीज़ इसके साथ में दी जा रही है, इसका अर्थ है ये इसी से संबंधित चीज़ है, तो वह उसके साथ भी रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देता है। जैसे हम विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय में जाने के लिए हम सूचकांक या हम कहें घड़ी का हम प्रयोग करते हैं, जो हमें समय बताती है, यानी वॉच हम देखेंगे। किंतु दूसरी सूचना हमें उसी से संबंधित क्या दे रहा है, समय से संबंधित बेल, जो कि क्या की जा रही है, स्कूल में घंटी जो है वो बजाई जाती है। तो हम इन दोनों का संबंध आपस में जोड़ लेते हैं, यानी घड़ी भी हमें बताती है कि टाइम हो गया स्कूल जाने का, और घंटी जब बज रही है तो वो भी हमें बता रही है कि स्कूल का टाइम हो गया है, या स्कूल का जो भी समय है उसका अगली क्रिया का समय हो गया है। तो यहाँ इन दोनों पे हम एक ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सीधे हमें क्या है, स्कूल की समय का या आगे की क्रिया का हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है। तो स्कूल की क्रिया का पता हम नेचुरल जो है समय भी और उसके साथ क्रिएट किया गया घंटी उसके साथ भी जोड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ इसी अनुबंधन की बात की जा रही है। पाब्लोव महोदय ने अपने सिद्धांत की व्याख्या इस स्वरूप में की। इन्होंने कहा, जो कि एस के रूप में ये व्याख्या कर रहे हैं, कि एस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका नेचुरल स्टिमुलस और आपका अननेचुरल स्टिमुलस। तो नेचुरल स्टिमुलस को ही नाम दिया इन्होंने अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी अनकंडीशनिंग का अर्थ क्या है, जिसमें कोई कंडीशन हमने क्रिएट नहीं की है, जो नेचुरल वे में हो रहा है। और दूसरा आपका अननेचुरल को कहा कंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि ऐसा स्टिमुलस जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम क्रिएट करते हैं या जिसे हम निर्मित करते हैं उस क्षण के लिए। तो यहाँ पाब्लोव महोदय कह रहे हैं कि प्राकृतिक उद्दीपक के साथ में जब अप्राकृतिक उद्दीपक दिया जाता है या हम उसकी पुनरावृत्ति बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा एक समय आएगा जबकि अधिगमकर्ता वही रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देगा अननेचुरल आपके किसमें, स्टिमुलस में, जो कि वह रिस्पॉन्स दे रहा था आपके नेचुरल स्टिमुलस में, चाहे आप उसके समक्ष से उसे हटा भी दीजिए। कैसे, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं हम, कि मान लीजिए स्टूडेंट को एक कक्षा में प्रवेश दिया गया। अब प्रवेश देते समय उसके सामने उसका गोल सेट कर दिया गया है कि कक्षा में फर्स्ट आना है। यहाँ फर्स्ट आना यानी जैसे ही विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश लेगा तो सभी बच्चे क्या आना चाहते हैं, कक्षा में फर्स्ट आना चाहते हैं। ये फर्स्ट आना उनको प्रेरित कर रहा है। तो ये तो हो गया नेचुरल वे में कि सभी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी मेहनत करेंगे और सभी क्या आना चाहेंगे, फर्स्ट आना चाहेंगे, ये जानते हुए भी कि फर्स्ट पहले या दूसरे या तीसरे जो भी है कक्षा में केवल 3 उसमें ही हम आ सकते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक ही हमें मिलेगी, लेकिन मेहनत सभी विद्यार्थी करेंगे। किंतु इस नेचुरल स्टिमुलस के साथ में जो नेचुरल वे में विद्यार्थी को मेहनत करने के लिए या हम कहें पढ़ाई के लिए तत्पर कर रहा है, यदि यही अध्यापक कह दे कि फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, यानी उसकी अगली कक्षा का पूरा खर्चा स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ विद्यार्थी जितनी मेहनत तो कर ही रहा था उससे डबल मेहनत करना प्रारंभ कर देगा प्रत्येक विद्यार्थी। तो इसका अर्थ क्या है, हम विद्यार्थियों से स्टडी करवाना चाहते थे, स्टडी करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था, उनका फर्स्ट आना नेचुरल उसमें, लेकिन उसके साथ हमने कंडीशनिंग एक स्टिमुलस दे दिया कि आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी जो भी विद्यार्थी फर्स्ट आएगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स में फर्स्ट आ रहे थे,
अब वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे, किसके लिए? स्कॉलरशिप की। हमें स्कॉलरशिप भी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ धीरे धीरे यदि आप विद्यार्थी को अब स्वतः ही पढ़ने के लिए नहीं भी कहेंगे, किंतु दिया जाने वाला या पहले बताया गया जो स्टिमुलस था, जो बार बार रिपीट करके अध्यापक पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में या 60 मासिक परीक्षा के दौरान भी कहा जा रहा था कि अभी भी समय है, अभी भी मेहनत करेंगे तो अभी भी स्कॉलरशिप किसी विद्यार्थी को प्राप्त हो सकती है। जब ये चीज़ कही जा रही है तो अब स्वतः ही विद्यार्थी ने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया है। अन्य उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि मानव जब भी श्रृंगार करता है, सजता संवरता है, तो उसको अपने छाया प्रति को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। तो दर्पण यहाँ उसके लिए नेचुरल स्टिमुलस का कार्य कर रहा है। क्यों? और उसकी प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पे? कि उसको देखना है, स्वयं को निहारना है। किंतु जब उसके सामने दर्पण नहीं होता है तो वो दर्पण के जैसे दिखने वाली वस्तुओं में खुद को निहारना प्रारंभ कर देगा। जैसे हमें कहीं कांच जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, वहाँ हमें कोई पात्र दिखाई दे रहा है चमकता हुआ, उसमें हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें वॉच में मिरर जो लगा हुआ है उसमें हमें अपनी छाया प्रति दिखाई दे रही है, तो वहाँ हम अपने को देखना प्रारंभ। यानी दर्पण नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, लेकिन अननेचुरल स्टिमुलस भी हमें वही क्रिया करवा रहा है जो कि हम नेचुरल स्टिमुलस में करते। अन्य उदाहरण है कि हम अमूमन जो पेस्ट है, यानी कि हम दंत मंजन को पेस्ट शब्दावली प्रयोग करते हैं कि हम दुकानदार के पास गए, हमने कहा पेस्ट दे दीजिए, तो दुकानदार ने कहा कि पेस्ट में कौन सा पेस्ट आपको चाहिए? तो आपको जो भी नाम आप कभी देखते हैं, कॉलगेट, कभी डाबर लाल वज्रदंती आपने कहा, डाबर लाल कॉलगेट आपने कह दिया है, पेप्सोडेंट आपने कह दिया है, आपने फ्रेशनेस कह दिया है, विभिन्न नामों से आप जानते हैं। तो कभी आप क्या करेंगे? पेस्ट जब नहीं कह पाते तो आप कहेंगे कॉलगेट दे दीजिए, डाबर लाल दंत मंजन दे दीजिए। विभिन्न नामों से आप उनको जानना प्रारंभ कर देते हैं। तो पेस्ट तो नेचुरल स्टिमुलस हो गया उसका नाम, जिसको हम पेस्ट चाहिए, हमें दंत मंजन चाहिए, किंतु हम उसके विभिन्न नाम क्या करने लग जाते हैं? पुकारने लग जाते हैं। वैसे ही हीरो यहाँ पे नेचुरल स्टिमुलस का कार्य कर रहा है और उसका जो डुप्लीकेट है वो अननेचुरल स्टिमुलस है। आप अगर किसी हीरो को पसंद करते हैं और मान लीजिए वो आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आते जाते किसी व्यक्ति में उसकी झलक देख ली, तो आप वही उसी तरीके से रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर देंगे जो नेचुरल हीरो के लिए आप दे रहे थे। तो डुप्लीकेट हीरो यहाँ पे हमारे लिए कंडीशनिंग स्टिमुलस का कार्य कर रहा है। इसके बाद बात आती है पैवलोव महोदय के प्रयोग की, कि कैसे इन्होंने कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस को एक साथ बॉन्ड में क्रिएट किया और रिस्पॉन्स वही करवाना प्रारंभ कर दिया जो ये चाहते थे। पैवलोव महोदय ने अपने स्वयं के कुत्ते पर, यानी अपने स्वयं के डॉग पर क्या किया? प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम एक ध्वनि रहित कमरा लिया जिसमें कि साउंड नहीं जा सकता था, बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रही थी। उसके साथ साथ उसमें आपका एक लकड़ी का टेबल लिया जिसमें कि जो डॉग था उसको बांध दिया गया था, यानी कि डॉग को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया गया था। निष्क्रिय स्वरूप में डॉग कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता था और वो बंधा हुआ था। साथ ही साथ उस कमरे में एक घंटी लगी हुई थी, यानी कि बेल भी लगी हुई थी, और उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे कि बाहर का व्यक्ति अंदर देख सकता था, लेकिन जो डॉग था वो साउंड प्रूफ वाले आपके रूम में था, और उस रूम में अंधेरा भी हम कह सकते हैं, अंधेरा किया गया था। उसके साथ साथ एक वीकर था, जार, क्योंकि जो पैवलोव थे उन्होंने एक क्रिया की,
एस और आर में बॉन्ड बांधने के लिए उन्होंने अपने डॉग का ऑपरेशन किया और उसका सलाइवा जो नली थी उसको कट कर दिया ऑपरेशन के द्वारा, और उसको उसके सलाइवा नली के साथ में एक ट्यूब लगा दी, जिस ट्यूब से सलाइवा बहकर एक बीकर में जा रहा था, और इस बीकर के लिए एक मेज़रमेंट वाला रिवॉल्विंग ड्रम भी लगाया गया था। तो ट्यूब जो सीधे थी लार को लेकर इस जार में जाती थी, और जार का कितनी क्वांटिटी का लार एकत्रित हुआ है वो रिवॉल्विंग ड्रम रिकॉर्ड किया करता था। उसके साथ साथ इन्होंने जो प्रयोग किया वो प्रयोग इस तरीके से था कि पेवलोव महोदय अपने भूखे कुत्ते पे यह प्रयोग कर रहे थे कि जब उन्होंने ये जानना चाहते थे कि इन्होंने यहाँ पर भोजन जो कि नेचुरल स्टिमुलस का कार्य करता, कुत्ते के लिए भूख लगी हुई थी और भूख लगने पर डॉग को भोजन की आवश्यकता थी, उसका प्रिय भोजन यानी कि कंटेनर ऑफ मीट पाउडर कहें या मीट उसमें उसको दिया जा रहा था। उसके साथ साथ इस ऑब्जर्वेशन खिड़की के बाहर पेवलोव महोदय ऑब्जर्व कर रहे थे डॉग को, और उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भोजन देने से पहले उन्होंने बेल बजाई, यानी कि घंटी ट्रिंग ट्रिंग हुई या टंग टंग हुई, तो डॉग का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं गया। उसने कोई रिस्पॉन्स, उसके ना कान खड़े हुए ना उसके लार बही, उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, और फिर उसको क्या दिया गया, खिड़की ओपन की गई और उसे खाना दे दिया गया। तो जैसे ही खाना आते हुए उसने सुना या सूंघा या जो भी था, स्मेल उसके नाक में गई, तो उसका एकदम से सलाइवा डिस्चार्ज होने लगा, और सलाइवा डिस्चार्ज होके स्पीकर में जमा होने लगा और क्वांटिटी काउंट होने लगी। फिर दोबारा से डॉग भूखा था और भूखे डॉग को फिर से क्या किया गया, घंटी को बजाया गया, फिर से उसने उसकी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर उसे भोजन दिया गया, भोजन के आते ही उसका सलाइवा डिस्चार्ज होने लगा। फिर दोबारा से जब वो भूखा हुआ फिर से घंटी बजी, तो इस बार उसने क्या किया, घंटी के प्रति रिस्पॉन्स देना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही घंटी की तरफ उसका ध्यान गया कि खाना देने से पहले कोई आवाज़ तो हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ उसका सलाइवा, और फिर खाना आया तो पुनः उसका बहुत सारा सलाइवा डिस्चार्ज हो गया। इसके साथ ही पुनः दोबारा से जब घंटी बजी तो अब की बार उसने पूर्ण प्रतिक्रिया दी कि खाना आने से पहले क्या हो रहा है, कोई ध्वनि हो रही है। तो जैसे ही खाना अभी आया नहीं था और घंटी बजी, उसने एकदम से सलाइवा डिस्चार्ज करना प्रारंभ कर दिया। वैसा ही सलाइवा डिस्चार्ज जैसे कि वो अपने भोजन यानी कि मीट के आने पर कर रहा था। तो यहाँ पर पेवलोव महोदय ने देखा कि यहाँ डॉग इस कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ में यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस के साथ में एक घनिष्ठ संबंध जोड़ चुका था। अब उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने उसको केवल और केवल घंटी बजाई, और घंटी जैसी बजी उसका सलाइवा डिस्चार्ज हो गया, और उन्होंने उसे भोजन नहीं दिया। फिर दूसरी बार जब हुआ तो फिर से उसने सलाइवा डिस्चार्ज किया, फिर से उसे भोजन नहीं दिया गया। लेकिन तीसरी बार उसने देखा कि अब घंटी घंटी बज रही, खाना तो आ नहीं रहा है। धीरे धीरे उसने घंटी के प्रति रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया। फिर काफ़ी समय के बाद अचानक से एक दिन क्या हुआ कि घंटी बजी, और अचानक से जैसे घंटी की ध्वनि उसने सुनी, उसका सलाइवा क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा। यानी उसे वो चीज़ रिकॉल आ गई कि खाना जैसी घंटी बजती खाना मिलता था, तो उसे दोबारा से वो चीज़ क्या आ गई, याद आ गई। तो इसमें हम जानते हैं कि इनके सिद्धांत में 4 तरीके की कंडीशन आई। एक कंडीशन थी जब कि डॉग अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ में यानी नेचुरल स्टिमुलस के साथ में नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है, सलाइवा डिस्चार्ज कर रहा है। दूसरी कंडीशन है
जबकि कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया गया यानी घंटी बजाई गई और डॉग ने उसको न समझा, न सोचा और ना ही उसमें कोई रिस्पॉन्स दिया। तीसरी कंडीशन आई कि जब भोजन दिया जा रहा था तो उससे पहले कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जा रहा था, अननेचुरल स्टिमुलस दिया जा रहा था और इसको तब तक दिया जा रहा था जब तक कि वह रिस्पॉन्स देना नहीं सीख गया। पहले उसे कंडीशनिंग वे में घंटी बजाई जा रही थी, फिर उसे भोजन दिया जा रहा था और ये चीज़ जब बार बार रिपीट हुई तो एक कंडीशन ऐसी आई कि उसने घंटी बजने पर भी सलाइवा डिस्चार्ज करना प्रारंभ कर दिया, जो कि चौथी कंडीशंस कही जा सकती है कि उसने कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में नेचुरल रिस्पॉन्स देना सीख लिया था। तो पैवलोव महोदय के सिद्धांत में स्वाभाविक प्रेरक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक प्रेरक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। यहाँ पे अस्वाभाविक, चूँकि उनका उद्देश्य क्या था, अस्वाभाविक प्रेरक के साथ में डॉग को स्वाभाविक क्रिया सिखाना था, किंतु जब डॉग क्या कर रहा था, उसके स्वभाव में नहीं था घंटी को बजते सुनकर और उसको रिस्पॉन्स देना, किंतु उसने वह अस्वाभाविक अनुक्रिया भी सीख ली थी अस्वाभाविक चीज़ के साथ में, जो कि उसे प्रेरित कर रही थी कि वो स्वाभाविक चीज़ की तरह ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। किंतु जब उसे बहुत समय तक भोजन नहीं दिया गया तो उसने वही स्वाभाविक क्रिया प्रदान की, जो कि वो तब देता था जबकि उसे घंटी के साथ में क्या दिया जाता था, पात्र में भोजन भी दिया जाता था। किंतु चूँकि ये आर्टिफिशियल बिहेव था तो कुछ समय के बाद जब उसे भोजन नहीं दिया गया तो उसने उस स्वाभाविक क्रिया को करना भी छोड़ दिया था। इसीलिए इसे यहाँ पे क्या कहा हमने, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहा। उसने कुछ समय के बाद उसको छोड़ दिया, वो भूल गया कि घंटी बजने पर खाना आता है, क्योंकि उसने देखा कि खाना तो आ ही नहीं रहा है, घंटी तो ऐसी बज रही है, मैंने ऐसे ही इसके साथ में कनेक्शन जोड़ लिया है, तो भूल गया। तो यहाँ अस्वाभाविक अनुक्रिया हमने उस चीज़ को कहा, जबकि पैवलोव महोदय क्या सिखा रहे थे, कंडीशनिंग प्रेरक के साथ में अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स को देना सिखा रहे थे कि वो वही रिस्पॉन्स देगा कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ में जो कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ में वो दे रहा है। तो इस आधार पर पैवलोव महोदय के सिद्धांत में कंडीशनिंग या हम कहें आपका अनकंडीशनिंग स्टिमुलस जो आपका स्वाभाविक उद्दीपक है या प्राकृतिक प्रेरक है, वह होगा कि बिना प्रशिक्षण और अभ्यास के जो हम अपने व्यवहार से स्वयं ही करते हैं। कुत्ते का प्रिय भोजन है मांस, मांस को देख के मुंह में पानी आना उसका स्वाभाविक यहाँ पे एक क्या हो गई है, अनुक्रिया हो गई है। तो यहाँ मांस उसके लिए क्या है, एक स्वाभाविक प्रेरक के स्वरूप में है। उसके साथ साथ अनकंडीशनिंग जो रिस्पॉन्स है वो है स्लाइवा डिस्चार्ज करना, मांस को देखकर, एस को देखकर आर प्रोवाइड करना। कंडीशनिंग स्टिमुलस यहाँ पे यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक या अप्राकृतिक प्रेरक जिसे कहें, वो यहाँ पे आ जाएगा खाने का पात्र या हम कहें बजने वाली घंटी, या जहाँ पर भी उस पात्र को रखा जाता है वो उसके लिए कंडीशन क्रिएट की गई है कि भोजन यहाँ पे मिलेगा या पात्र बजेगा, या भोजन के स्थान पे हम चले गए तो जैसे ही हम गए तो हमको देखते ही उसने स्लाइवा डिस्चार्ज करना प्रारंभ कर दिया उसके स्थल पे जाते ही। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या होगा यहाँ पे कि बर्तन बजा और उसने स्लाइवा डिस्चार्ज कर लिया। तो स्लाइवा डिस्चार्ज कब होना चाहिए था, जब उसे भोजन मिलता, लेकिन बर्तन के बजते ही वो स्लाइवा डिस्चार्ज कर रहा है, यानी एक कंडीशनल रिस्पॉन्स देना हमने उसे सिखा लिया है कि किस कंडीशन में उसको किस तरीके का रिएक्शन देना चाहिए या रिएक्ट करना चाहिए। तो उसने उसी नेचुरल रिस्पॉन्स को प्रोवाइड किया उस कंडीशन में जो कि उसे नेचुरल स्टिमुलस के स्वरूप में करना चाहिए था। तो पैवलोव महोदय
जो अपने अधिगम करता था, या हम कहें जो डॉग था, उसको स्वाभाविक प्रेरक के साथ में जब जब उसको अस्वाभाविक प्रेरक दिया जा रहा था, यानी आपका उसको जो स्वाभाविक प्रेरक था वो क्या था, मांस का टुकड़ा, जब जब उसे मांस का टुकड़ा दिया जा रहा था तो उसके साथ में एक बेल भी क्या की जा रही थी, बजाई जा रही थी। तो जब उसे नेचुरल स्टिमुलस के साथ में आपका अननेचुरल जो स्टिमुलस था प्रोवाइड किया जा रहा था, तो उससे पूर्व उसने क्या किया, वहाँ पर जो उसकी क्रिया थी वो क्रिया देनी उसने प्रारंभ कर दी, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया उसने क्या किया, लाल जो उसका सलाइवा डिस्चार्ज था, वहाँ सलाइवा डिस्चार्ज तो किया, लेकिन कब तक किया जब तक कि उसको घंटी के साथ में मांस भी दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही पेवलोव महोदय ने मांस देना बंद किया तो उसने घंटी पे रिस्पॉन्स देना भी बंद कर लिया था। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ उसका जो स्वभाव था नेचुरल वे में नहीं जा सका, यहाँ अस्वाभाविक उसने दिया। जब तक था तब तक वो दे रहा था, लेकिन जब नहीं था तो उसने उसको देना बंद कर दिया। तो यहाँ पेवलोव महोदय बार बार इन चीज़ों को देकर उसे वही चीज़ बताना चाहते थे या सिखाना चाहते थे कि जब तक वो उसको कंठस्थ ना कर ले या हमेशा के लिए हैबिचुअल ना कर ले, तब तक इस चीज़ को बार बार इनके बीच में कितना घनिष्ठ संबंध जोड़ लिया जाए कि वह उसके आधार पर वही रिस्पॉन्स दे जो कि स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव में ढल जाए। तो यहाँ उसकी अनुपस्थिति में भी, मांस की अनुपस्थिति में भी वो क्या करे, वही रिस्पॉन्स दे, वो समझ जाए कि क्या चीज़ होने वाली है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपका डॉग कहीं गया हुआ है और आपने उसके पात्र को जैसे ही बजाया तो वो इतना बॉन्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है उस अननेचुरल स्टिमुलस के साथ में, क्योंकि नेचुरल तो भोजन है उसके लिए, अननेचुरल वो पात्र हो गया है। तो इतना घनिष्ठ उसने संबंध जोड़ लिया है उस अनकंडीशनिंग आपका स्टिमुलस के रहते हुए भी, कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ में, जो कि उसने मांस के साथ में जोड़ा हुआ था। तो उसमें भी वो दौड़ा, जहाँ भी है वहीं से दौड़ा चला आएगा कि मुझे भोजन मिलने वाला है। तो वो वही रिस्पॉन्स देना सीख गया है, स्वाभाविक क्रिया जिसे कहा जाता है। और पेवलोव महोदय भी यही बताना चाहते थे कि अधिगमकर्ता को हम तब तक कोई क्रिया सिखाते जाते हैं जब तक कि वह उस क्रिया को करना सीख नहीं जाता है या अपने आचरण में धारित नहीं कर लेता है, तब तक हम उसको उस कंडीशनिंग स्टिमुलस को भी रिपीट करते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी को अगर कहा जाए कि आपको होमवर्क दिया जा रहा है और आपको इस होमवर्क को करके लेके आना है, और यदि आप इस होमवर्क को करके लेके नहीं आते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जब तक विद्यार्थी कार्य करना नहीं सीख जाता है, यानी वो अपने स्वतः ही सेल्फ स्टडी करना, होमवर्क क्यों दिया जाता है विद्यार्थी को, इसलिए कि विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करना या जो भी उसमें कठिन है विषय वस्तु को अध्ययन करना सीख सके, उसमें क्या कठिन है उसको इसकी जानकारी हो सके, इसकी आदत उसे पढ़ सके। तो इसके लिए विद्यार्थियों को होमवर्क प्रदान किया जाता है। कब तक, जब विद्यार्थी आपका कहाँ है, स्टडी को जब तक वो सीख नहीं जाता, और जैसे ही उस क्रिया को करना सीख जाता है तो अध्यापक को होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विद्यार्थी स्वतः ही अपने नोट्स तैयार करने लगता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस को तैयार करने लग जाता है। तो ये क्रिया, यानी कि ये क्रिएटिव जो एक इन्वायरमेंट है विद्यार्थी को दिया जा रहा है, कब तक के लिए, जब तक कि वो नेचुरल रिस्पॉन्स देना ना सीख जाए। पेवलोव महोदय के जो सिद्धांत है उसके कुछ नियम भी हैं, आइए उनका अवलोकन हम करते हैं। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है जिसके आधार पर आप अधिगमकर्ता को सिखा सकते हैं। अदरवाइज आप अधिगमकर्ता को जो चीज़
सिखाना चाहते हैं आप उसे अच्छी तरीके से नहीं सिखा सकते हैं। इन्होंने कहा कि आपको यह विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स दे आपकी चीज़ पे, तो एस को क्या होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो इसका अर्थ है जो आपने कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया है, यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया है, उसके बीच में आपको समय का ड्यूरेशन भी ध्यान देना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि घंटी 1 घंटे पहले बज गई है और खाना 1 घंटे बाद आ रहा है और आप चाहते हैं कि जो आपका डॉग है वो इससे संबंध जोड़ सके और वो सलाइवा डिस्चार्ज कर सके। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक ड्यूरेशन टाइम का होना चाहिए ताकि वो उन दोनों के बीच में संबंध जोड़ सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप चाहते हैं कि विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि हमको उससे क्या चाहिए, आंसर चाहिए। यहाँ क्वेश्चन स्टिमुलस है और आंसर उसका रिस्पॉन्स है। तो जब आप उसे क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक ही नेचुरल स्टिमुलस हो गया है। अब उस क्वेश्चंस के साथ में और रिस्पॉन्स देने के लिए अब यहाँ क्या आपको आवश्यकता है कि ये आप उसे कहेंगे कि आप थोड़ा सा सोचिए। जब आपने उसे कहा कि थिंक, तो थिंकिंग में और रिस्पॉन्स में जब आप अंतर रख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा आधा घंटा आपने उसे सोचने के लिए दे दिया, पूरी कक्षा ही बाधित हो गई। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दे रहे हैं उसमें टाइम जो हो वो 0.05 सेकंड का होना चाहिए, ज़्यादा अंतर ना हो। क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन में 0.05 का आपको स्पेस देना है। ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आपने बच्चे को दे दिया कि आप रिस्पॉन्स दीजिए। वहाँ पर एकदम से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा विद्यार्थी को, और अगर वो नहीं जोड़ पा रहा है तो इसका अर्थ है हमारा जो स्टिमुलस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं था। इसके साथ साथ कंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस को, जो कंडीशनिंग है यानी कि इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इससे ताकि वो इसकी तरफ विशेष ध्यान दे सके। आपने बोर्ड पे कुछ लिखा है और आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो आपके बोर्ड पे लिखे हुए उसको कब विद्यार्थी उतारेगा और कब उसे क्वेश्चन का आंसर देना है, इन दोनों के बीच में यदि आपने डिफरेंस रखा हुआ है तो विद्यार्थी आवश्यक रूप से आंसर देगा, अदरवाइज वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। तो डॉग का ध्यान कब जा रहा था, जब खाना उसको बाद में दिया गया, उससे पहले घंटी को बहुत ज़ोर से बजाया गया ताकि उसके कान तक उसकी आवाज़ जा सके। जैसे उसके कान में आवाज़ गई तो उसने कानों को खड़ा किया और उसने उसको फिर उसके बाद भोजन दिया गया तो उसने अब ध्यान दिया कि जब मेरे लिए खाना आ रहा है तो उससे पहले कोई चीज़ है जो बहुत तीव्रता से बजाई जा रही है, तो उसने उनके साथ क्या कर लिया, एक बॉन्डिंग जोड़ ली थी। इसके साथ साथ जो आपका स्टिमुलस है, दिया जाने वाला स्टिमुलस, वो उनके बीच में क्या कर सके, जनरलाइजेशन कर सके, कि वो जान सके कि खाना देने से पूर्व कुछ चीज़ है जो बजाई जा रही है और उसके बाद ही मुझे खाना दिया जा रहा है। तो वो इस तरीके का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन कर सके, इतना आपको उसको क्या करना है, रिपीट पे रिपीट एंड रिपीटेशन, पुनरावृत्ति उसकी करनी है। साथ ही साथ उसमें इतनी ज़्यादा हमने कहा 0.05 का डिस्टेंस हमने दिया है उसमें, तो इसका अर्थ है इतना ज़्यादा इनके बीच में समीपता होनी चाहिए पुनरावृत्ति में कि एक को 1 घंटे पहले दे दिया और एक को हम 1 घंटे बाद दे रहे हैं तो उनमें दोनों में संबंध नहीं जोड़ पाएगा। अगर आप पुनरावृत्ति कर रहे हो उसकी तो घंटी के बजते ही तुरंत बाद आपको क्या दे देना है, 0.05 सेकंड के बाद भोजन दे देना है ताकि वो उनमें क्या जोड़ सके, संबंध जोड़ सके। साथ ही साथ यह अत्यधिक आवश्यक है कि जब, यह ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंडीशनिंग स्टिमुलस हो किसी भी घंटी के बजने पर, यानी
वो यह विभेद नहीं कर पा रहा है कि जो घंटी खाना देने से पहले बज रही है और जो ट्रिंग ट्रिंग हो रही है वो घंटी नहीं है जो उसके लिए खाना बजने के लिए। तो कभी भी घंटी बजे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भोजन आ रहा है, उसको यह विभेद करना भी आना चाहिए। और वो कब कर पाएगा? जबकि उसको यह पता चले कि वो जो साउंड है वो किस तरीके का साउंड है और जो दूसरी घंटी बज रही है उसका साउंड क्या है। यानी अपने प्रेरक को पहचानना भी उसको आना चाहिए। यानी संकेत क्या है उसके लिए और अन्य जो संकेत है वो किस चीज़ का संकेत है, इसमें वो विभेद करना सीख सके। फॉर एग्जाम्पल कि अध्यापक जब विद्यार्थी को पुनर्बलित कर रहा है या अध्यापक उसको कोई चीज़ पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर रहा है तो उसमें शाब्दिक, अशाब्दिक और आपका मौखिक है, लिखित है, किस तरीके का पुनर्बलन दिया जा रहा है, उनके बीच में वो भेद करना सीख सके, यह अत्यधिक आवश्यक है। उसके साथ साथ यदि अत्यधिक समय तक किसी कंडीशनिंग सिचुएशन के साथ में नेचुरल चीज़ नहीं दी जाती है, मान लीजिए कि अध्यापक बहुत दिनों तक कक्षा में आया ही नहीं है तो विद्यार्थी भूल जाएंगे कि हमारी कक्षा भी चलती है या वो अध्यापक इस पीरियड में आता है, वो भूल जाएंगे। तो ये बहुत अधिक आवश्यक है कि इस कंडीशनिंग वे को ज़्यादा क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम करता सारी चीज़ें जो पिछला है, मैंने एक प्रकरण पढ़ाया और एक प्रकरण को 1 महीने बाद पढ़ा रही हूँ, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि जो मैंने आधा पढ़ाया आपको पैवलोव के सिद्धांत को पूर्व में, आप उसको भी भूल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम रिपीट करें किसी चीज़ को तो कंटिन्यूसली वो चीज़ तब तक चलती जाए जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए या जब तक कि आप उसे सीख ना लें। उसके साथ साथ पुनर्बलन, जब भी आप कंडीशनिंग वे दे रहे हैं तो यह अत्यधिक आवश्यक है कि उसके साथ पुनर्बलन भी दिया जाना चाहिए। यानी आपने होमवर्क तो दे दिया सिखाने के लिए और होमवर्क को चेक भी कर लिया है, चेक करने के बाद कोई फीडबैक विद्यार्थी को नहीं देंगे तो वो आगे क्रिया करने के लिए किस तरीके से मोटिवेट होगा, इसका विशेष ध्यान अध्यापक को रखना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत है पैवलोव महोदय के जो उन्होंने थ्योरी दी है, सिद्धांत में कुछ नियम थे, इन नियमों का विशेषता हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। आइए जानते हैं इनकी थ्योरी का एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। इनके सिद्धांत में आपने देखा कि एक डॉग को निष्क्रिय स्वरूप में एकांत कमरे में रखा गया था जिसमें ध्वनि भी नहीं हो रही थी। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी कुशलतम तरीके से अध्ययन पर ध्यान दे सके तो यह ज़रूरी है कि उसके लिए एकांत की व्यवस्था की जाए जहाँ उसके ध्यान को या उसकी एकाग्रचित्ता को भंग करने वाले साउंड वहाँ पे ना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसकी ध्यान को या उसकी एकाग्रचित्ता को भंग करने का कार्य करते हैं। तो जब हम एकांत में किसी चीज़ के बारे में डीपली सोचते हैं तो उससे हमें क्या आता है, एक पॉजिटिव वे मिलता है और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख भी जाते हैं। साथ ही साथ इसके आधार पे यह भी बताया गया कि कंडीशनिंग एंड अनकंडीशनिंग को जब साथ में दिया जाता है तो इसके आधार पर हम विद्यार्थी को वो चीज़ सिखा सकते हैं जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। यानी कोई भी ऐसी हैबिट्स जो उसमें बुरी है हम इस आधार पर इस सिद्धांत का प्रयोग करके आसानी से छुड़ा सकते हैं। साथ ही साथ इस सिद्धांत से यह भी हमें पता चलता है कि एक अध्यापक कंडीशनिंग एंड अनकंडीशनिंग स्टिमुलस का प्रयोग करके कितने प्रभावशाली तरीके से अपने शिक्षण को विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए प्रयोग में लेकर आ सकता है। साथ ही साथ पढ़ाने के लिए सरलतापूर्वक किस तरीके का कैसे प्रयोग करना है इसको भी वो जान सकता है। विद्यार्थियों के जो इमोशन है उसको सही वे में डेवलप किया जा सकता है, उसको उनके लिए पुनर्बलित यानी रिइंफोर्समेंट भी उसे प्रोवाइड किया जा सकता है।
दृश्य श्रव्य साधनों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं आपके कंडीशनिंग स्टिमुलस के रूप में, ताकि विद्यार्थी अधिक अच्छे से अच्छा सीख सकें और अध्यापक अधिक अच्छे से अच्छा सिखा सकें। विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अधिगम का कार्य कर सकते हैं। जैसे डॉग ने अपना अटेंशन डेवलप किया था कंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ में कि मुझे जब भोजन दिया जा रहा है तो ये सिचुएशन भी साथ में आ रही है। तो इस तरीके से पैब्लोव महोदय ने एस और आर का एक बॉन्ड बनाया, जिसमें कि एस को विशेष महत्व दिया और एस के साथ में कहा कि आपको एक कंडीशनिंग स्टिमुलस को इतनी बार रिपीट करना है कि वह वही रिस्पॉन्स दे जो आप उसे सिखाना चाहते हैं।